हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस के वर्क ऑफ एनर्जी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पहला है, ये जे एडवांस 2022 में पूछा हुआ वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है जो एक रैंप हमारे पास दिया हुआ है कि रैंप जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और वो ऊपर मूव कर रहा है। स्पीड दिया है वी नॉट, इनिशियल स्पीड वी नॉट, मतलब बॉटम ऑफ द रैंप में जो बॉयज है, बॉयज या गर्ल्स जो भी हो, वो ऊपर मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी है, स्पीड है वी नॉट। एंड wants to turns around the semicircular path xyz of radius r, during which he c reaches at maximum height h, और मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास एच है वो पॉइंट वाई है। जब वो अब इस लाइन पे चलता है इस, और उसके बाद वो एक्स, इस पॉइंट के बाद एक्स के बाद वो सर्कुलर टर्न लेता है। एंड वाई इज द मैक्सिमम हाइट पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड, और जिसका एच वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है एच। आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। एज्यूम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न्स force required to his turns at the highest point is provided only his her weight। मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, पॉइंट वाई पे, जो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिया हुआ है, वन बाय वन हम लोग को ऑप्शंस को समझना है क्या ऑप्शंस होगा। तो चलिए आइए इसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि जब जो गर्ल्स है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, गर्ल्स या बॉयज, तो उसका ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है वही सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा। और यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी हमारा भी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसका भी है, भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी है हाईएस्ट पॉइंट पे। और इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्ट किया हम लोग, दैट इज वी नॉट से प्रोजेक्ट किया हम लोग इसको ऊपर की तरफ। तो एक्चुअली ये इंक्लाइंड प्लेन है दोस्तों, तो एम जी डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, एम जी का कंपोनेंट लगेगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास भी है, भी निकालने के लिए हमारे पास जो इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एम जी साइन थीटा। क्या मैं बोल सकता हूँ एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी, एफ सी का काम कर रहा है कौन, एम जी साइन थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं एम भी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकता हूँ, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एम जी साइन 30 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 2। तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आ जाएगा कितना, जी आर बाई टू। मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पे जिसका वेलोसिटी है वी, दैट इज जी आर बाई टू, जी आर बाई टू। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा इस प्रोसेस में। इसका मतलब है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन करा सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू, अगर मैं फाइनल एनर्जी कर लूँ, इनिशियल एनर्जी का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी का मतलब है दोस्तों फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम में अगर देखेंगे तो अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान लूँ कि जहाँ से ये स्टार्ट किया है यही हमारा रेफरेंस लाइन अगर मान लूँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, एम वी नॉट का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, एम जी एच। एच एच इज मैक्सिमम हाइट, जब वाई पॉइंट पे पहुंचता है, वाई पे ये सिचुएशन वाई है, वाई यहाँ पे आप समझ सकते हैं आप। जब वाई पे पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये रेफरेंस लाइन ग्राउंड से, ग्राउंड ही हमारा रेफरेंस लाइन है, वहां से एच हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी हम जी एच लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं मास 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 कैंसिल कर लूँ, जी एच को इधर ले जाऊं, तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू माइनस जी एच इक्वल टू, और हम लिख सकते हैं कितना, वी स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं दोस्तों। वी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, टू मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लेंगे, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एच इक्वल टू, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा, मिनट, टू मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, टू जी एच और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास, अगर टू मल्टीप्लाई कर दोगे टू तो कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जी आर बाई टू पुट कर सकते हैं। ये एच
वी नॉट में कुछ ऐसा रिलेशन आया। ऑप्शंस की बात करते हैं हम लोग। वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एच इक्वल टू जी आर बाई टू। वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एच इक्वल टू जी आर बाई टू। मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब हमारे पास ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी और डी को हमें समझना है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो। और बोल रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। इसको समझते हैं हम लोग। तो अगर ध्यान से देखोगे पॉइंट, अगर मैं बात करूं एक्स और जेड का, एक्स और जेड पॉइंट को देखिए, एक्स और जेड पे, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स जो हमारे पास एम जी साइन थीटा है वो तो सेंटर की तरफ नहीं लगेगा, वो तो सेंटर की तरफ नहीं लगेगा। और यहाँ पे इधर भी एम जी साइन थीटा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं करेगा। सिर्फ वाई पे ही एम जी साइन थीटा काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसका मतलब है कि अगर हमें सर्कल में घूमना है तो पॉइंट एक्स और वाई पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन सी तो गलत है भाई कि पॉइंट एक्स और वाई पे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है कि जीरो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होगा। लेकिन वो फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तभी आप सर्कल में टर्न कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो पाथ है उसका स्ट्रेट लाइन है, और अचानक उसको सर्कल में टर्न करना है, तो पॉइंट एक्स और वाई पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होना चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड जो होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट आंसर है। ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि आपको पॉइंट एक्स और जेड पे एम जी साइन थीटा लग रहा है जिसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ। एम जी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम एक्स के बाद ही करेगा, एक्स के बाद और जेड से पहले ही करेगा। उसके बाद जो हो सकता है कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो या फिर कुछ अदर फोर्स जो इसको सेंटर में घुमाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं घूमेगा सेंटर में, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तो ये सर्कल टर्न ही नहीं कर पाएगा पार्टिकल। इसका मतलब है एक्स और जेड पे सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए। तो ऑप्शन हो जो हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है, ये जे एडवांस 2013 के पेपर में पूछा हुआ पैसेज है, जिसमें हमें नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट क्यू पे और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉइंट क्यू पे पूछा गया है। क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो बोला जा रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक 1 kg है, जिसको आपने रिलीज किया है रेस्ट से, और रफ इंक्लाइन ट्रैक है। ओके, द ट्रैक इज अ सर्कुलर ऑफ रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस हमारे पास दिया हुआ दोस्तों कितना, 40 मीटर, 40 मीटर। और मास ऑफ ब्लॉक दे दिया कितना, 1 kg। जो भी डाटा दिया उसको मैं लिख लेता हूँ। The block slide along the track without toppling, very important, without toppling, and frictional force acts on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. The work done in overcoming the friction up to Q is 150 जूल। मतलब हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स दे दिया क्वेश्चन में, दैट इज -150 जूल। मतलब जब क्यू तक मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है कितना, -150 जूल दिया हुआ है। क्लियर बात? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज -150 जूल। फ्रिक्शन का वर्क वैसे भी निगेटिव ही होगा। तो पहला बिट है कि नॉर्मल रिएक्शन क्यू पे क्या होगा, और दूसरा बिट है कि पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। तो आपको पहले फोर्थ को सॉल्व करना होगा, तभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं इसके लिए एक बड़े से डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया दोस्तों पॉइंट क्यू पे, उस समय उस इंस्टेंट पे आप एज्यूम कर लीजिए उसका वेलोसिटी कुछ है, वही वेलोसिटी हमें जो है सेकंड वाला बिट में निकालना है। लेट्स से वेलोसिटी इसका v है। और यहाँ से आपने रेस से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पॉइंट ए टू क्यू में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन की तो बात ही नहीं करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वर्क की बात करेंगे तो वर्क डन बाय एम जी होगा, प्लस वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या मैं कर सकता हूँ? अब नॉर्मल तो हमेशा, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन तो पाथ के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। तो नॉर्मल तो हर जगह पाथ के परपेंडिकुलर ही है, तो वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 0। अब वर्क डन बाय हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यही डिस्प्लेसमेंट है। अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट ए से यही हमारा एच है,
एच, ये एच, ये एच, और रेडियस आर है। इस एच को समझने के लिए आप यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आर का अगर कंपोनेंट ले लेंगे, अगर ये रेडियस आर है, इधर कंपोनेंट तो आर कॉस थीटा आ जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस 30। कहाँ से कहाँ, पी टू, इस पॉइंट को कुछ मान लो, लेट से हम लोग मान लेते हैं क्या, एन मान लेते हैं, पी टू एन आर कॉस थीटा है, और एन टू क्यू जो है आर साइन थीटा है। तो आर साइन 30 डिग्री ही हमारा एच है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे ही लग रहा होगा इस प्रोसेस में, जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो एम जी एच और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो गिवन है हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 150 जूल माइनस 150 जूल। पिछले क्वेश्चन में, पिछले स्लाइड में हमने लिख चुका है इस बात को। इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर। कर सकता हूं मैं क्या, मास, मास क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल का कितना, तो 1 kg मास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 मीटर है। तो मास की जगह पे 1, जी का वैल्यू 10, एच की जगह पे आर साइन 30, आर इंटू साइन 30 इज 1/2 माइनस 150 इक्वल टू हाफ 1 × v² लिख सकता हूँ दोस्तों। तो अगर आप यहाँ से कैंसिल करना चाहेंगे, इसको अगर मैं कैंसिल कर लूँ 20, और 20 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 माइनस 150 इक्वल टू v²/2 लिख सकता हूँ मैं क्या, v²/2। तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है 50 इक्वल टू v²/2, तो 100 इक्वल टू v², और v का वैल्यू कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पॉइंट पी पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी हमारे पास फोर्थ का करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन 3 का आंसर वेरीफाई कराते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे। तो अगर यहाँ पे एबिडिया बनाना चाहेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वेट नीचे लगेगा mg, वेट नीचे लगेगा, और mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इधर, इधर, और mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो इसको सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव कराएगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल हमारा कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। तो ये 60, तो इसका मतलब है कि हमारा एंगल, ये 60 का मतलब क्या हो गया, कि मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो एम जी का कंपोनेंट आ जाएगा एम जी cos 60। तो अगर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखना चाहेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एन माइनस mg cos 60, और ये हो जाएगा कितना, दिस इज mv²/r। लिख सकता हूँ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv²/r। ठीक है। तो यहाँ से n निकालना है हम लोग को। तो एम जी इज 1, जी का वैल्यू 10, cos 60 का वैल्यू 1/2, और प्लस हो जाएगा mv²/r। तो m का वैल्यू 1 और v का वैल्यू अब तुम निकाल चुके हो कितना, v²। मतलब हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो v, सॉरी v तो कितना, 100 नहीं, v10 है, v is 10, नॉट 100, v is 10। v² मतलब 10 × 10 अपॉन रेडियस कितना गिवन है, 40 गिवन है, 40 कैलकुलेशन में ध्यान से रखेंगे। तो ये वैल्यू 5 आ गया, 5, और यहाँ से जीरो कैंसिल करोगे तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 5 प्लस 2.5 करेंगे तो 7.5 न्यूटन जो होगा नॉर्मल रिएक्शन होगा, कहाँ पे, क्यू पे, पॉइंट क्यू पे। तो ऑप्शंस की बात करूँ तो 7.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर, उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे एडवांस 2014 के पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आइए रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कंसिडर एन इलिप्टिकल शेप्ड रेल पी क्यू इन द वर्टिकल प्लेन विथ ओ पी। ओ पी गिवन है कितना आपको, 3 मीटर, एंड ओ क्यू इक्वल टू 4 मीटर। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड along the rail फ्रॉम पी टू क्यू विथ अ फोर्स 18 न्यूटन। यहाँ जो फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एफ का वैल्यू गिवन है 18 न्यूटन, और एफ के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे दिया कि विच इज ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन पी क्यू, सी द फिगर। मतलब पी से क्यू इसी लाइन के हमेशा पैरेलल है फोर्स, क्वेश्चन में बोल दिया। एज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉसेस, the kinetic energy of the block when it reaches q is n times of 10। तो n का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को क्वेश्चन में
पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सुनो, अगर हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे, पॉइंट पी पे वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही मान लेता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगा देंगे यहाँ पे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल वर्डन तो वर्क डन टोटल क्या सब हमारे पास है यहाँ पे, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करोगे। टोटल वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क, mg का वर्क, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शनल लॉसेज, नो फ्रिक्शन लॉसेज है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगी रह नहीं रहा है तो उसका वर्क तो लिखेंगे ही नहीं हम लोग। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो इस टर्म में, इस इक्वेशन में दो टर्म हमारा जीरो हो रहा है। नॉर्मल का कोई वर्क नहीं है, फ्रिक्शन अब्सेंट है, कोई वर्क नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लगा सकते थे, लेकिन एफ के बारे में हमें जानकारी नहीं कि एफ कंजर्वेटिव है या नहीं। तो एम जी की बात करूं तो एम जी तो, जो एम जी है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा होगा हर जगह, नीचे की तरफ। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर है। दिस इज एच, एच डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्क डन बाय एम जी हो जाएगा माइनस एम जी इंटू एच, एच। और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अगर ध्यान दो ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और फोर्स जो है इसी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स 18 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट पी टू क्यू अगर लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो वर्क डन बाय फोर्स जो हो गया एफ इंटू एस, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एस, एफ एस। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हमें क्यू पे लिखना है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। मास गिवन है कितना, 1 kg, तो 1 - 1 इंटू जी का वैल्यू 10, और एच का वैल्यू है 4 मीटर, प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 18 और डिस्प्लेसमेंट है 5, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। तो यहां से अगर देखोगे ये होगा 90 और ये हो जाएगा आपका 40। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आपको क्यू पे मिला है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाए कितना, दैट इज 50 जूल। 50 जूल काइनेटिक एनर्जी क्यू पे होगा। पी पे कुछ नहीं बोला तो पी पे मैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही मान लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए क्यू पे वो होना चाहिए कितना, n × 10 के फॉर्म में होना चाहिए। एन का वैल्यू क्या रखेंगे, एन का वैल्यू 5 ही हमारा आंसर होगा, तभी हमारा सेटिस्फाई कर सकता है 50। तो आंसर इसका इंटीजर टाइप में एन का वैल्यू 5 इज आंसर। आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन सेज अ वायर विच ऑलवेज passes through a wire which always passes through hole in a small bead is bent in the form of a quarter of a circle. The wire is fixed vertically on ground as shown in the figure. The bead is released from near the top of the wire. मतलब पॉइंट ए से आपने इस स्मॉल पार्टिकल को रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंड इट स्लाइड अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन का कोई बातें नहीं है। As the bead moved from A to B, the force it applied on wire, मतलब जो ये पार्टिकल है, छोटू सा पार्टिकल, ये वायर पे कौन सा फोर्स लगाएगा उसके बारे में ऑप्शंस है कि वो फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स होगा, इनवर्ड होगा, पहले रेडियली इनवर्ड होगा फिर आउटवर्ड होगा, या फिर इनवर्ड आउटवर्ड, ऐसा ऑप्शंस है। क्लियर बात? तो मैं मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पे आपने जो इस स्मॉल पार्टिकल को रिलीज कर दिया वो यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे इसका जो है वेलोसिटी कुछ होगा, वेलोसिटी कुछ होगा, लेट्स से वी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, वी भी हम निकालेंगे। और एफबीडी अगर बनाओगे तो दोस्तों इसका वेट भी नीचे लगेगा, इसका वेट नीचे लग रहा है, एम जी, एम जी, एम जी। और एम जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, एम जी कॉस थीटा, इधर भी कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा, एक एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इन सारी बातों को लिखते हैं हम लोग। और मान लिया कि वर्टिकल से एंगल क्या है, वो थीटा है, थीटा, थीटा मैं ए से ले रहा हूँ।
तो एट ए, जब ए पे हो तो थीटा जीरो है। थीटा इज जीरो कहाँ पे? एट ए। पॉइंट ए पे हम लोग का थीटा कितना है? जीरो है। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन है बीड पे ड्यू टू वायर। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन ऑन बीड ड्यू टू वायर, ड्यू टू वायर, वायर। अगर वायर पे पूछेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे वेट mg लग रहा है, और ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा कितना? mg cos थीटा, सेंटर के तरफ। और इधर mg sin थीटा आएगा, वेलोसिटी भी है। mg sin थीटा हमारा अभी कोई काम का है नहीं, और इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी। तो इस पॉइंट को नेमिंग कर देते, लेट से सी पॉइंट पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखेंगे। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज mb² बाय आर। एफ नेट अगर लिखेंगे टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, और इसको mb² बाय आर से आप इक्वेट कर सकते हो। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लग रहा है? तो एक mg cos थीटा लग रहा है, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन जो बीट पे वायर ने लगाया वो n है, इक्वल टू mb² बाय आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं। भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं हम लोग, भी के बारे में, फिर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? एनर्जी कंजर्वेशन। मैं ए टू सी में एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूँ। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट सी आप कर सकते हैं। एनर्जी अगर मैं ए पे बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी ए पे, पोटेंशियल एनर्जी ए पे, और काइनेटिक एनर्जी सी पे, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी पे। क्या मैं लिख सकता हूँ? तो दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं अगर इसी को रेफरेंस लाइन मान लूँ, ए पे ही मान लूँ रेफरेंस लाइन, और ये वाला हाइट तो आपको निकालना होगा कि पॉइंट सी कितना हाइट बिलो है ए से। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे तो जीरो हमारे पास है, और ये हाइट निकालने के लिए ये कितना होगा? बहुत बार ऐसा कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा सर? आर माइनस आर कॉस थीटा। और उसी को मैं एच बोल दूं क्या? एच बोल दूं क्या? एच बोल देते हैं हम लोग। तो इससे पार्टिकल का वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी जो ए पे है, ए पे है, वो काइनेटिक एनर्जी ए पे तो जीरो ही है, रिलीज की है हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी सी पे कितना है? हाफ, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से एच हाइट बिलो चले हम लोग, ये एच हाइट बिलो चले, पोटेंशियल एनर्जी mgh की जगह पे आर इंटू 1 - cos थीटा आप लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से अगर मैं v² का वैल्यू निकालूं, मास मास कैंसिल हो जाएगा, v² इक्वल टू 2gr, 2gr 1 - cos थीटा आ जाएगा v² का वैल्यू। क्यों इंपॉर्टेंट है v²? क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन पे ओवरऑल कमेंट करना है। ये हमारा इक्वेशन नंबर टू। इसमें v² का वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास कितना आएगा? mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू m mv² बाय आर। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2mg इंटू 1 - cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन अगर लिखना चाहूँ, 2mg 1 - cos थीटा किधर लाएंगे? तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज mg कॉमन, mg तो कॉमन हो जाएगा। बचेगा हमारे पास कितना? इसका cos थीटा, इसका 2 cos थीटा इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। ये हो जाएगा 3 cos थीटा -2। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया थीटा के साथ। क्लियर? तो पॉइंट ए की बात करेंगे, एट ए, एट ए, एट ए, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे आपका थीटा का वैल्यू है कितना? 0 डिग्री। थीटा जीरो है। थीटा जीरो का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो पॉइंट ए पे है वो कितना है? अगर थीटा जीरो पुट कर लोगे तो यहाँ पे
कितना हो जाएगा आपके पास, cos 0 1 होता है, दैट इज एम जी। नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ए पे एम जी है, एम जी है। और पॉइंट बी की बात करूं, एट बी सो थीटा इक्वल टू सर 90 डिग्री दिख रहा है, cos 90 0 होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा -2 mg, 2 mg। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पे, ये नॉर्मल रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बीड की बात कर रहे हैं, ड्यू टू वायर। तो नॉर्मल रिएक्शन जो पॉइंट ए पे बीड पे आएगा, वो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा, वो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। और पॉइंट बी पे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन। और बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 भी हो सकता है। क्लियर बात। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये बताइए कि एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स ऑन, फोर्स इट अप्लाइज ऑन वायर। हमें पूछ रहा है कि भाई बीड कितना लगाएगा वायर पे। तो जो एन डैश होगा, एन डैश इक्वल टू एन, एन बट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वायर पे नॉर्मल रिएक्शन जो पॉइंट ए पे लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, रेडियली इनवर्ड लग रहा है। पॉइंट ए पे नॉर्मल रिएक्शन रेडियली इनवर्ड लग रहा है, और पॉइंट बी पे नॉर्मल रिएक्शन वायर पे रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, मैं एन डैश की बात कर रहा हूँ, एन डैश। और बीच में कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन जो अगर एन जीरो होगा तो एन डैश भी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी को हटा दो, इसके रेडियली आउटवर्ड्स इनिशियली नहीं, इनिशियली रेडियली इनवर्ड्स, ऑप्शन सी को हटा दे, ऑप्शन डी इज रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर। मतलब इसके बाद रेडियली आउटवर्ड लगना, पॉइंट बी पे जब पहुंचा, इस पे कहीं पे भी पहुंचेगा तो रेडियली आउटवर्ड लगने लगेगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर मैं ये टर्म को देखना चाहूँ, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू जब भी हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा बड़ा हो जाए किससे, आपका 2/3 से, जब cos थीटा का वैल्यू 2/3 हो जाएगा तब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। जब cos थीटा का वैल्यू क्या है कि ग्रेटर है 2/3 से, 2/3 से बड़ा है, 2/3 से बड़ा है, 2/3 से cos थीटा का वैल्यू बड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन आपका रेडियली इनवर्ड होगा। cos थीटा का वैल्यू अगर 2/3 से छोटा हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन रेडियली आउटवर्ड लगने लगेगा। ये सारा ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो जाएगा, इसके लिए लेस होगा 2/3 से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। अगेन जेडवांस का खतरनाक क्वेश्चन, जो जेडवांस 2019 के पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन सेज a particle is moved along AB, BC, CD, DE, EF, और फाइनली हमारे पास हो जा रहा है कहाँ, E, F। ये पॉइंट F है, F दिया हुआ है क्वेश्चन में, F। और F से A जा रहा है, मतलब क्लोज्ड, मतलब सर जो पाथ है वो क्लोज्ड पाथ है, क्लोज पाथ पे। तो पहली बात, अगर कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए तो वर्क डन बाय फोर्स 0 होगा। कैसा फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स अगर तुमको दिख जाए तो वर्क डन बाय फोर्स आप 0 लिखेंगे, कंजर्वेटिव के लिए। अभी ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं मुझे नहीं पता। इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, फोर्स गिवन है हमारे पास अल्फा वाई आई कैप टू अल्फा एक्स जे कैप, और एक्स और वाई हमारे पास इन मीटर है, अल्फा का वैल्यू -1 यूज करना है। तो हमारे पास पूछ रहा है कि द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स। तो पहले एफ को हम लोग एच एस लिखते हैं, एफ इज व्हाट, अल्फा का वैल्यू पुट करोगे -y i कैप -2x j कैप। क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा एफ को मैं अरेंज करके लिखता हूं आपके लिए। एफ इक्वल टू -y i कैप -x j कैप, और -(x j कैप) लिख सकते हैं, 2x j कैप को ब्रेक कर दिया। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ये कैसा है, ये हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट डिफरेंशियल। और जो परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में आता है
वो कंजर्वेटिव नेचर में होता है। परफेक्ट डिफरेंशियल डिफरेंशियल फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल फोर्स के फॉर्म में है। इसका मतलब जो है कि ये पार्टिकुलर माइनस वाई कैप माइनस एक्स जे कैप, ये हमारा कंजर्वेटिव का काम करेगा। कंजर्वेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका सुपर डुपर ट्रिक मेथड में आपको समझा रहा हूं, ये कंजर्वेटिव का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, एफ फोर्स इज एफ वन फोर्स और माइनस एक्स ऑफ जे कैप। यहाँ एफ वन क्या है? एफ वन हमारा कंजर्वेटिव है, एफ वन इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्लोज पाथ पे तो जीरो होगा ना। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव का वर्क क्लोज पाथ पे जीरो होगा, तो वर्क डन बाय, यहाँ पे एफ वन लिख लो, एफ वन का वर्क डन जीरो होगा, सिर्फ माइनस एक्स जे कैप का वर्क निकालना है। तो जो हमारा फोर्स नेक्स्ट फोर्स बन गया, इसको एफ टू मान लेते हैं, ये एफ टू फोर्स है। व्हाट इज एफ टू? एफ टू इज माइनस एक्स जे कैप। तो ये फोर्स जे कैप डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें जे कैप डायरेक्शन में ही ढूंढना पड़ेगा। ए टू बी में एफ टू का वर्क जीरो होगा, ए टू बी में तो कोई वर्क होगा ही नहीं, सिर्फ और वर्क बी टू सी में होगा। और फिर से इसमें वर्क सी टू डी में आपका जीरो वर्क मिलेगा, जी सी टू डी में जीरो वर्क मिलेगा एफ टू का। फिर डी टू ई में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका बी टू सी में फोर्स जिधर उधर ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना आपको, 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो कैसे वर्क होगा? तो जो वर्क होगा हमारे पास, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो वर्क हमारे पास वर्क डन बाय एफ टू जो होगा वो वाई डायरेक्शन में ही होगा। मतलब वर्क डन बी टू सी में होगा, प्लस वर्क डन डी टू ई में होगा, प्लस प्लस वर्क डन एफ टू ए में होगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, एफ टू ए जो है वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब इस पे तो एफ टू होगा ही नहीं, इसका वर्क जीरो होगा, बिकॉज बिकॉज रीजन क्या है? रीजन है कि भाई इस पे एफ टू ही जीरो है, एफ टू है ही नहीं तो कहाँ से वर्क आएगा, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा वाई एक्सिस पे। तो सिर्फ इसी दो का वर्क देखना है हमारे पास। तो वर्क यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना? फोर्स लग रहा है एक्स का वैल्यू बी टू सी में जो फोर्स का वैल्यू है, फोर्स हमारे पास हो गया, फोर्स है कितना? एक्स का फोर्स इज एक्स माइनस जे कैप, एक्स का वैल्यू यहाँ पे वन, तो फोर्स है वन वन न्यूटन। तो वर्क डन बी टू सी में जो आ जाएगा आपके पास, दैट इज वन। और डिस्प्लेसमेंट जो बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से कहाँ? वन से 0.5 आप जा रहे हैं, तो मतलब 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इसलिए मैंने साइन कहीं नहीं लिखा, ये 0.5 जूल वर्क डन हो जाएगा। अब डी टू ई में वर्क डन अगर लिखना चाहेंगे, तो वर्क डन डी टू ई में अगर मैं लिखना चाहूँ, डी टू ई में वर्क डन, डी टू ई डी टू ई में लेकिन फोर्स हमारे पास जो लग रहा है, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना है? 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट भी 0.5 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर बात? फोर्स है माइनस एक्स जे कैप, तो डी टू ई के लिए एक्स का वैल्यू कितना है? 0.5, तो फोर्स हो गया 0.5, और डिस्प्लेसमेंट 0.5 सेम डायरेक्शन में। तो ये आप करेंगे तो 0.25 जूल आ जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0.5 जूल प्लस 0.25 जूल। इसको ऐड करेंगे तो 0.75 जूल इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेडवांस 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक बी इज अटैच्ड टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग S1 एंड S2 विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड 4K। S1 का S1 का K दिया हुआ है और S2 का दिया हुआ है 4K respectively. The other ends attached to two supports M1 and M2 not attached to the wall. मतलब M1 जो है वॉल से फिक्स नहीं है, M1 मूव कर सकता है, और M2 भी मूव, M1 M2 मूवेबल है, P भी मूवेबल है। ओके, supports the spring and supports have negligible masses और देर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन absent है। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ब्लॉक बी इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द वॉल वन, ये वॉल वन की तरफ ब्लॉक बी को आपने डिस्प्लेस कर दिया एक्स, एंड रिलीज्ड द ब्लॉक द ब्लॉक रिटर्न्स
टू मूव अ मैक्सिमम डिस्टेंस y टुवर्ड्स द वॉल 2, तो x और y का रेशियो क्या होगा? x और y हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से ले रहे हैं, तो यही हमारा दोस्तों क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही से x ले रहे हैं आप। तो पहले समझिए कि सबसे पहले फ्रिक्शन कहीं नहीं है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से चल सकते हैं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब देखो, अगर मैंने ब्लॉक बी को एक्स डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग S1 में जो कंप्रेशन हुआ वो एक्स हुआ होगा। स्प्रिंग S2 में कोई कंप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि मास M2 जो यहाँ पे है, ये मास भी एक्स मूव कर गया, एक्स डिस्प्लेस हो गया। मतलब S2 जो इनिशियली S2 जो है, S2 अपने नेचुरल लेंथ पे है। कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हैं? इनिशियली। इनिशियली का मतलब कि जब आपने एक्स कंप्रेशन किया उस समय इस सिचुएशन में S2 में कोई भी हमारे पास इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो जब इसको कंप्रेशन किया हमारे पास, अगर एनर्जी कंजर्वेशन करूं तो इसका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, दैट इज हाफ। और S1 का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है K, और उसमें हो गया x² इक्वल टू, अब यहां से रिलीज कर दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं है, इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो है, क्योंकि हमने कंप्रेस करके रिलीज कर दिया है। तो अब रिलीज करने के बाद क्वेश्चन अगर रीड करोगे, द ब्लॉक रिटर्न्स एंड मूव अ मैक्सिमम डिस्टेंस y टुवर्ड्स द वॉल। अब ब्लॉक बी का सिचुएशन ऐसा हो गया कि ब्लॉक बी अब पहले अपने मेन पोजीशन पे आएगा, उसके बाद मूव कर रहा है। उस समय सिचुएशन ऐसा है कि एम टू में कंप्रेशन हो जाएगा, एम टू में कंप्रेशन हो जाएगा। बट बट M1 फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो स्प्रिंग हमारे पास है इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होगा। ये भी वाई खिसक जाएगा यहां से, और ये इसका मेन पोजीशन से हमने ब्लॉक बी जो कंप्रेस करेगा वॉल 2 को, वो वाई कंप्रेस करेगा। मतलब इस ये जो स्प्रिंग S1 है, इस बार S1 अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा। ये वाई है सर, ये वाई है दोस्तों, ये वाई, दिस इज वाई। वाई मतलब जो S1 में है उसमें कोई इलोंगेशन नहीं है सेकंड केस में। पहले आपने कंप्रेस किया S1 को, तो S1 अपने रिलैक्स स्टेट में आएगा, उसके बाद कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है कि ये जो एस के एक्स लगेगा, के एक्स की वजह से एम वन को खींच लेगा। तो x1 में कोई भी इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं होगा, तो जो भी एनर्जी जाएगा इसमें कंप्रेशन होगा S2 में, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही होगा। हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट 4K इंटू y² पोटेंशियल एनर्जी, और इसका काइनेटिक भी जीरो, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। यहाँ पे भी हमारा वेलोसिटी कितना है? जीरो। बस अब क्या था? हाफ के हाफ के कैंसिल, हम लोग को निकालना है क्या दोस्तों? y/x। तो y² x² करेंगे 1/4, तो यहाँ से y/x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2011 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आइए क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक of mass 0.18 kg is attached to a spring of force constant 2 Newton meter. Coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. Initially block is at rest and the spring is unstressed. An impulse is given to the block. Okay, एक मिनट दोस्तों। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सेज a block of mass 0.1 kg is attached to a spring constant given at 2 Newton per meter. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. ओके, मास ऑफ ब्लॉक दे दिया हमारे पास 0.18 kg, और स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 Newton per मीटर। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1। इनिशियली द ब्लॉक इज रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है हमारे पास। एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस, मतलब इनिशियल जो स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी नहीं है।
An impulse is given to the block as shown in the figure. The block slides a distance 0.06. तो डिस्प्लेसमेंट x मतलब फाइनल कंप्रेशन जो है वो है 0.06। जितना ब्लॉक स्लाइड करेगा उतना ही तो कंप्रेस करेगा ना स्प्रिंग को। एंड कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब फाइनल वेलोसिटी इस प्रोसेस में कितना है, वो 0 है। तो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो v है दैट इज n/10, मतलब इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो v आपके पास गिवन है n/10। तो दोस्तों n का वैल्यू बता दीजिए। और हमारे पास फाइनल सिचुएशन यहाँ पे है कि भाई ब्लॉक हमारा यहाँ पे पहुंच गया। इस इंस्टेंट पे जो है मोमेंटरली कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक हमारे पास रेस्ट में आएगा और फिर से ये पीछे की तरफ मूव करेगा। इस इंस्टेंट पे इन दोनों पॉइंट्स ए और बी में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगा दोगे, क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं भाई, फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगा सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय वेट mg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई वर्क नहीं, नॉर्मल का कोई वर्क नहीं, क्योंकि पाथ के परपेंडिकुलर लग रहा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है आपका। तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन बाय जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, एन मेरा एम जी है, और डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुआ है, ये कंप्रेशन हमारे पास एक्स है, और इनिशियली हमारे पास कोई भी इनिशियल एलोंगेशन नहीं है, दैट इज -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर स्प्रिंग के लिए लिखते हैं आप, इक्वल टू -12 mv²। क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस हर जगह से आप कैंसिल कर लेंगे, एक्स इनिशियल को भी 0 पुट कर लीजिए, एक्स फाइनल मेरा एक्स ही है। तो यहां से अगर पुट करोगे तो म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, और m का वैल्यू 0.18, g इज 10, और x इज, x व्हाट इज x 0.06। ये इंटू है, इंटू का साइन है, प्लस हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे के भी मल्टीप्लाई करना है, हाफ के का वैल्यू कितना गिवन है 2, 2 इंटू फाइनल जो इलोंग कंप्रेशन है 0.06 इक्वल टू ½ mv²। हाफ मास गिवन है, मास का वैल्यू कितना, तो 0.18 इंटू v²। सॉल्व करोगे तो v² का वैल्यू जो आता है वो आता है, v² नहीं v का वैल्यू बात कर रहा हूँ। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द v इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो भी को आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 को लिख सकते हैं 4/10, 4/10, और n/10 के से कंपेयर करेंगे, सो n का वैल्यू हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा। क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, प्रोसेस आपको सिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज a ball of mass 0.5 kg is attached to the end of a string of length दिया हुआ 0.5 मीटर, मास भी 0.5 है, और लेंथ भी गिवन है कितना 0.5 ही गिवन है, और हमारे पास द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ लाइक फिजिकल पेंडुलम या कॉनिकल पेंडुलम बोल सकते हैं, उसी तरह रोटेट कर रहा है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बियर, टेंशन मैक्सिमम टेंशन दे दिया कितना स्ट्रिंग में है, वो है 324 न्यूटन। तो पूछ रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होगा, ये टी मैक्स है सर, टी मैक्स, आपको ओमेगा मैक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं, इसके मोशन को समझते हैं। तो ये जो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका सीलिंग जहां से हमारा सिंपल जो फिजिकल पेंडुलम है वो अटैच है, और ये छोटा सा मास m जो इस सर्कल में घूम रहा है, और इसका एंगल मान लो थीटा एंगल पे, किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल है हमारे पास है। तो अगर एफबीडी बनाओगे तो वेट नीचे लगेगा, वेट नीचे लगेगा, और इधर स्ट्रिंग में डेवलप होगा टेंशन,
टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो ये टेंशन है दोस्तों, ये एंगल हमारा थीटा, इधर कंपोनेंट आ गया टी कॉस थीटा, और इधर हमारे पास वेट लग रहा है एम जी, इधर आ गया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो इक्वेशन लिखना चाहेंगे हम लोग, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो टी कॉस थीटा आप सिंपल लिख सकते हैं किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम वो टी साइन थीटा ही कर रहा है, तो आप टी साइन थीटा क्या लिखते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर, एम भी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू, हमें ओमेगा के टर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कितना, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर इज अ रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, और ये स्ट्रिंग का लेंथ एल है, एल स्मॉल एल। तो आर जो हमारे पास हो जाएगा वो एल साइन थीटा के इक्वल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो इसमें पुट कर लो, तो टेंशन टी रहने दो, टी साइन थीटा इक्वल टू एम, एम एम मास ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पे पुट कर लेंगे कितना, एल साइन थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया दोस्तों, टेंशन आ गया कितना, टेंशन इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, लिख सकता हूँ क्या मैं, तो मुझे तो ओमेगा निकालना है, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ टी अपॉन एम एल। और टेंस ओमेगा मैक्स की बात कर रहे हो, ओमेगा मैक्स जब लिखोगे तो ओमेगा तो टेंशन पे डिपेंड कर गया ना, तो आपको टेंशन भी मैक्सिमम लेना होगा, टेंशन मैक्स अपॉन एम इंटू एल। और टेंशन मैक्स का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 324, और मास गिवन है 0.5, और एल का वैल्यू भी 0.5। क्लियर बात। तो अब यहां से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 36 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज ओमेगा मैक्सिमम, ओमेगा इतना हो सकता है, इससे ज्यादा ओमेगा देंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग टूट जाएगा, सर्कुलर मोशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्लियर। ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको जे एडवांस के पेपर में पूछा हुआ, 2013 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg, मास दे दिया दोस्तों कितना, 0.2 kg, इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स कांस्टेंट पावर, पावर जो फोर्स डिलीवर कर रहा है कांस्टेंट, दैट इज 0.1 वॉट, 0.5 वॉट टू द पार्टिकल, इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, इनिशियल स्पीड यू जीरो हमारे पास है, और स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है v का वैल्यू क्या होगा, और आप एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, जब टाइम का वैल्यू आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी इनिशियल स्पीड जीरो है, तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे हमारे पास स्पीड क्या होगा उस पर कमेंट करना है। तो सिंपल है कि अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर मैं बात करूं, डब्ल्यू टोटल, डब्ल्यू टोटल इक्वल टू, टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेंगे। डब्ल्यू टोटल को क्या लिख सकते हैं, देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं भाई, पावर इनटू टाइम। तो टोटल वर्डन जो जो फोर्स कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है उसके द्वारा वर्डन हो गया पी इंटू टी, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम भी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, लिख सकते हो आप। और ये टर्म तो हमारा जीरो है ना दोस्तों, तो पी का वैल्यू है 0.5, टाइम का वैल्यू कितना, 5 सेकेंड, इक्वल टू हाफ मास, मास ऑफ ब्लॉक इज 0.2, और वी स्क्वायर हमें भी निकालना है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, अगर मैं कैंसिल कर दूँ ये डेसिमल उड़ा ही दो, और इसको अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इज आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और ये एडवांस 2018 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन, मतलब जब t इक्वल टू जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल भी जीरो है, और पार्टिकल ओरिजिन पे है तो x जीरो और y भी जीरो होगा, और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन दे दिया। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल इस फोर्स की वजह से, कोई फोर्स की वजह से
जो मूव करने लगता है वो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है। द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद टाइम, दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का डीके बाई डी टी, हमारे पास गिवन है गामा टी, गामा इंटू टी। गामा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फोर्स ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू टी होगा, डिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है, फोर्स कंजर्वेटिव होगा। इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले आपको स्पीड निकालना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डी के, डी के इक्वल टू गामा इंटू टी डी टी कर सकते हैं क्या हम लोग? अब इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इनिशियली ओरिजिन पे है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और टाइम जीरो है किसी टाइम टी पे यानी एट एनी टाइम टी। और काइनेटिक एनर्जी लेट से के मान लेता हूँ, डी के का इंटीग्रेशन के लिमिट पुट करेंगे के ही आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा गामा टी स्क्वायर बाई टू, गामा टी स्क्वायर बाई टू। क्लियर बात? तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम टी पे। अब हम लोग को जो है फोर्स पे जाना है और स्पीड पे हम भी हमें कमेंट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, इसको हाफ एम भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसी का वैल्यू है हाफ गामा इंटू टी स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल। और यहां से अगर आप भी का वैल्यू निकालना चाहेंगे, भी इज रूट ओवर ऑफ गामा बाय एम, और टी स्क्वायर का रूट तो टी आ जाएगा। तो भी हमारे पास क्या हो गया, भी इज अ स्पीड। स्पीड पे अगर मैं कमेंट करना चाहूँ, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। और ऑप्शन को भी वेरीफाई कराएंगे हम लोग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को लिख सकते हैं कितना, एक्सेलरेशन अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे सो डीवी बाई डी टी कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट ओवर ऑफ गामा बाय एम ही आएगा, एम, और डी टी का डिफ्रेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू टी वन आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है रूट ओवर ऑफ गामा बाय एम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। तो फोर्स अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। मास, मास बॉडी का एम मान लेते हैं, एम मास है, एक्सेलरेशन इज रूट ओवर ऑफ गामा बाय एम। तो ये फोर्स कैसा आया, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स जो आया आपके पास कांस्टेंट आया, कांस्टेंट फोर्स। द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ऑप्शन ए भी इज करेक्ट। फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगेन कांस्टेंट फोर्स है बट इसका डायरेक्शन भी फिक्स है कि भाई ये एक्स ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स, एंड ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, ऑल्सो कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कांस्टेंट है और वो डायरेक्शन फिक्स हो गया, एक्स में ही लग रहा है, तो आप इसको कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम, टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इस ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो देखो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया, वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्पीड का एक्सप्रेशन कितना आया, रूट ओवर ऑफ गामा बाय एम इंटू टी। और स्पीड हमारे पास है, स्पीड को क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा एम टी। और यहाँ से डी एस निकालना चाहेंगे रूट ओवर ऑफ गामा एम टी डी टी, और इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ तो जब टाइम जीरो था, ओरिजिन पे था, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट एस, तो एस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कितना आ जाएगा, गामा बाय एम इंटू टी स्क्वायर बाय टू। तो एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि लीनियरली, लीनियरली नहीं है ये, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पैराबोलिक टाइप का एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। आंसर की बात करूं, ऑप्शन ए बी डी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का क्लास आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह हम जेडवांस का क्वेश्चन का सीरीज मैराथन आपके लिए लेके आएंगे। मिलते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी कनेक्ट करते करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए कि मुझे इस टॉपिक का जे एडवांस का सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, और हम लोग ट्राई करेंगे आप तक आपका सोल्यूशन पहुंचाने का। धन्यवाद दोस्तों।